नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक स्टडी अड्डा में। इस वीडियो में मैं साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस 50 लेके आया हूँ। ये वीडियो आपके आने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप जूनियर के पेपर 2 साइंस की तैयारी कर रहे हैं, अगर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट में लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं साइंस साइड से, और अगर जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और साइंस साइड आपका सिलेबस में है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आपने बाकी वीडियोज़ नहीं देखी हैं इस सीरीज़ की, ठीक है, तो आपको उसका लिंक प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। और साथ के साथ मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको रिवीजन करने में हेल्प मिल पाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बांझपन रोधी विटामिन किसे कहा जाता है? तो विटामिन ई को बांझपन रोधी विटामिन कहा जाता है। इस क्वेश्चन को एक तरीके से और पूछ लेता है कि किस विटामिन की कमी से जनन शक्ति की कमी हो जाती है। जनन शक्ति यानी कि रिप्रोडक्शन की जो पावर है वो कमी किसकी वजह से हो जाती है? विटामिन ई की कमी से। ठीक है, तो विटामिन ई दी जाती है इसकी इसमें। नेक्स्ट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक एसिड केमिकल नेम होता है विटामिन सी का। और विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? स्कर्वी। SCURVY। ठीक है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? ADE के। टोटल जो हैं सारे ADE के, ये 4 विटामिन ऐसे हैं जो वसा यानी कि फैट में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछता है कि जल में घुलनशील कौन से हैं? तो जल में जो जल वाटर है, वाटर में घुलनशील 2 ही होते हैं, B और C। ठीक है, B और C। और वसा में घुलनशील है ADE के। ठीक है ना, क्लियर है। आगे देखते हैं, हंसाने वाली गैस यानी कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। N2O फॉर्मूला होता है, N2O। ठीक है, N2O फॉर्मूला है नाइट्रस ऑक्साइड का, जिसको हंसाने वाली गैस यानी कि लाफिंग गैस कहा जाता है। आगे देखते हैं, यूट्रीगुलेरिया कैसा पौधा है? यूट्रीगुलेरिया एक जलीय तथा कीट भक्षी पौधा है। एक जलीय पौधा है और ये कीट भक्षी पौधा है, इंसेक्ट्स को खाता है। ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन में आपको मैं और एग्जांपल भी दे देता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर हो जाए। कीट भक्षी वाला, कीट भक्षी ऐसे जगह पे पाए जाते हैं पौधे जहां पे नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन की इनको जरूरत होती है, तो ये कीड़ों को खाकर अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 ऑप्शन देंगे कि किस केस में किस कमी की वजह से ये इंसेक्ट्स को खाते हैं? तो नाइट्रोजन की वजह से। नाइट्रोजन की कमी की पूरा करने के लिए ये क्या है? पौधे कीड़े को खाते हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है पिचर प्लांट। ठीक है ना, पिचर प्लांट, इसे नेपथेंस नाम से भी जाना जाता है। ये पौधा देखो सीटेट के सामने पूछा जाता है कि नेपथेंस पौधा कहाँ पाया जाता है? तो मेघालय में खासी और गारो पहाड़ियों में पाया जाता है, असम क्षेत्र में। ठीक है, गारो, खासी, असम और मेघालय क्षेत्र में ये पौधा नेपथेंस पाया जाता है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल है ड्रोसेरा पौधा। ठीक है ना, यह मसूरी और नैनीताल क्षेत्र में, शिमला में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है डायोनिया, इसमें कीट पतंगों को पकड़ने वाला फंदा, जमीन पर सजी पत्तियां होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसी में सैरोसीनिया और लास्ट इसमें है यूट्रीगुलेरिया। ठीक है, ये पौधा ज़्यादातर साफ पानी में पाया जाता है। इसकी कुछ प्रजाति पहाड़ी सतह पे भी पाई जाती हैं। ठीक है ना, तो ये ज़मीन पे भी पाया जाता है और वाटर में भी पाया जाता है, जल में भी पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, कार्बन बहुत अधिक यौगिक कैसे बना सकता है? जो कार्बन है, एक क्वेश्चन केमिस्ट्री में काफ़ी बार आता है कि जो कार्बन है वो बहुत सारे कंपाउंड कैसे बना सकता है? तो कार्बन की 2 प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहला है, कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, सबसे जो, जैसे अगर हमारा ये बीच में पूरा एटम है और बीच में क्या है, इसका न्यूक्लियस है, तो जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट होता है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या कहते हैं हम? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, और इसकी अगर हम कन्फिग्रेशन लिखें तो 2,4। तो देखो बाहर वाले में कितना हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके कार्बन के। और दूसरा है, इसमें श्रृंखलीकरण की प्रवृत्ति
अधिक होती है, यानी कि ये चेन बना बना के नए नए कंपाउंड बना सकता है, चेन बना बना के नए नए कंपाउंड बना सकता है। तो ये दो रीज़न, कोई भी रीज़न दो ये पूछ सकता है इनमें से, ठीक है ना। तो ये अगर मैं बात करूँ तो सेकंड वाले का, तो सेकंड वाला एक बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि कार्बन क्यों बनाता है अधिक, क्योंकि कार्बन में श्रृंखलीकरण की प्रवृत्ति अधिक होती है। इंग्लिश में इसे क्या है, कैटिनेशन भी कहा जाता है, कैटिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का मात्रक क्या है। तो मैग्नेटिक फील्ड का मात्रक है टेस्ला, गॉस और वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, पावर है ये मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या है, टेस्ला, ठीक है ना। और बाकी यूनिट अगर पूछे तो गॉस और वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे देखते हैं चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसका एसआई मात्रक है वेबर, ठीक है ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो वेबर पर मीटर स्क्वायर था, अगर फ्लक्स की बात करें तो वो सिर्फ वेबर है, ठीक है। नेक्स्ट है सामान्य ताप पर ध्वनि की चाल अधिकतम किस गैस में होती है। तो ये होती है हाइड्रोजन में, लगभग 1270 के आसपास की स्पीड होती है, और मैक्सिमम किस में है, ये हाइड्रोजन में, ठीक है ना। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल मैक्सिमम होती है अगर गैस की बात करें तो, गैस की बात करें तो, ठीक है। साबुन क्या होता है, सोप। तो सोप क्या है, उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्कली धातु के लवण, ठीक है। एल्कली मेटल्स का सॉल्ट होता है, ठीक है ना, एल्कली मेटल्स का सॉल्ट होता है साबुन, ठीक है ना। साबुन क्या है, उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्कली धातुओं के लवण को साबुन कहा जाता है। नेक्स्ट है पानी का भारापन, पानी भारीपन किस कारण से होता है, यानी जो खारा पानी है उसमें क्या कारण होता है ऐसा, वह उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट व कार्बोनेट उपस्थित होते हैं। कैल्शियम के Ca2 पॉजिटिव, इस तरह से पूछा जाता है कई बार, Ca2 पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, ये दोनों आयंस पाए जाते हैं हार्ड वाटर में, ठीक है ना। इस वजह से ये क्या है, पानी का भारीपन होता है। नेक्स्ट है अणुओं तथा परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है। तो उसकी जो रोटेटिंग स्पीड है और ऑर्बिटल स्पीड है, ठीक है। एक तो अपनी ऑर्बिट पे ही घूमता, अपने कक्ष में ही घूमता रहता है, और एक रोटेट करता रहता है, ठीक है। इस कारण उसमें क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं एक व्यक्ति के लाल रुधिराणुओं यानी कि आरबीसी जो में है ए और बी एंटीजन है, ए और बी एंटीजन है, तो इसके सीरम में कौन सी एंटीबॉडीज होगी। तो देखो अगर ए और बी एंटीजन दोनों इसमें एंटीजन है तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। देखो उल्टा है, इस तरह से याद कर लें आप। अगर यहाँ पर क्या है, जैसे सेकंड अगले 14वें क्वेश्चन में क्या दे रखा, अगर ए है, अगर एंटीजन ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी बी होगी, अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होगा, ठीक है ना। इस तरह से आप याद कर लें, अगर ए दे रखा होगा एंटीजन तो एंटीबॉडी बी है, ठीक है। अगर एंटीजन बी दे रखा है तो एंटीबॉडी ए होगी, ठीक है। अगर ए और बी दोनों दे रखा है तो एंटीबॉडी कोई भी नहीं है, जीरो। अगर यहाँ पर कोई भी एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी होगी ए और बी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, ठीक है ना। अगर शरीर में एंटीजन अगर ए है तो एंटीबॉडी बी, अगर बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी ए, अगर एंटीजन ए बी है तो एंटीबॉडी हमारे शरीर में ओ होगी, जीरो होगी, कोई भी नहीं होगा। अगर यहाँ पर हमारे शरीर में कोई भी एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी क्या होगी, ए बी होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है। सर्वग्राही, ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ये ए बी जो ग्रुप है, ब्लड ग्रुप, ये है सबसे खून ले सकता है। किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर, तो ओ ग्रुप को, ठीक है। नेक्स्ट है 1.5 ओम, 0.05 ओम, 0.25 ओम, ये 3 रजिस्टर दे रखे हैं, प्रतिरोध दे रखे हैं, और ये श्रेणी क्रम में है यानी कि सीरीज में है। तो हमसे तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है, टोटल प्रतिरोध पूछ रहा है। तो देखो जब भी रजिस्टर हमें सीरीज में दिए हों, जब भी रजिस्टर हमें सीरीज में दिए हैं तो सिंपल आप इन तीनों को, चारों को, जितने भी दे रखे हों उनको ऐड कर दो। जितने भी रजिस्टर दे रखे हैं उनको आप सिंपल ऐड कर दो
तो हमें श्रेणी, अगर सीरीज़ कॉम्बिनेशन दिए हुए रजिस्टर होंगे तो उनका टोटल रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। तो मैंने देखो सिंपल ऐड कर दिया 1.5, 0.05, 0.25, तो ये आ गया 1.8 ओम, 1.8 ओम। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तव में मछली नहीं है? तो डॉग फिश, स्पेलिंग FISH, कैट फिश, स्टार फिश, समुद्री घोड़ा। ठीक है, तो बहुत से क्या है इसमें समुद्री घोड़ा को मछली नहीं मानते, लेकिन ये मछली की कैटेगरी में ही आता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है होता है स्टार फिश। स्टार फिश क्या है? मछली नहीं है। ठीक है ना, डॉग फिश, कैट फिश, समुद्री घोड़ा ये सब मछली की कैटेगरी में आते हैं, जबकि स्टार फिश मछली की कैटेगरी में नहीं आता। ठीक है, आगे देखते हैं। कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है? कैलेमाइन जिंक का अयस्क है, Zn। ठीक है, कैलेमाइन क्या है? Zn का और होता है। नेक्स्ट है, किसमें परिणाम पर होता है? तो ये शतावर में, शतावर जो पौधा होता है उसमें परिणाम पर पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कौन सा उत्तक यानी कि टिश्यू, कौन सा उत्तक के विभिन्न भागों में, शरीर के विभिन्न भागों में फैला होता है? यहाँ पे शरीर है, कौन सा उत्तक शरीर के विभिन्न भागों में फैला होता है तथा शरीर के विभिन्न भागों को बनाता है? तो यह है संयोजी उत्तक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या है? पूरी बॉडी में फैला होता है और शरीर के विभिन्न भागों को बनाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन रक्त के बारे में भी आता है कि रक्त किस प्रकार का उत्तक है, किस प्रकार का टिश्यू है? तो रक्त क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तरल संयोजी उत्तक होता है रक्त। ठीक है, ये पूरी बॉडी में फैला होता है तो पूरी बॉडी के पार्ट को भी बनाता भी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है, कौन सा कंपाउंड है? तो ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? एक कंपाउंड है। ठीक है ना, ग्लूकोज क्या है? एक कंपाउंड है। न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? तो इसका मान -273 डिग्री सेल्सियस होता है। तो -273 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर पॉसिबल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सांद्रण की विधि नहीं है, यानी कि कंसंट्रेशन, किसी भी और मिनरल को हम पहले कंसंट्रेट करते हैं, साफ सफाई करके इसकी एक्सट्रैक्शन के लिए आगे जाते हैं, तो उसमें से क्या है? एक फैन प्लवन विधि यानी कि फ्रोथ फ्लोटेशन। ठीक है, दूसरा है चुंबकीय यानी कि मैग्नेटिक सेपरेशन, और लास्ट है गुरुत्व पृथक्करण यानी कि जो है ग्रेविटेशनल मेथड। तो जो तीसरा ऑप्शन है ये है कोई भी विधि नहीं होती। ठीक है ना, तो पहला है फ्रोथ फ्लोटेशन। ठीक है, दूसरा है चुंबकीय विधि यानी कि मैग्नेटिक, ऐसे और जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है उसको इस प्रॉपर्टी से सेपरेट किया जाता है। ठीक है, लास्ट है गुरुत्व पृथक्करण यानी कि ग्रेविटेशनल सेपरेशन। जो भारी होते हैं उसको कचरास का जो है जो फालतू का पार्टिकल्स है उसको हम गैंग कहते हैं, उसको सेपरेट कर लिया जाता है गुरुत्व पृथक्करण विधि से। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार कितना होगा? तो 0। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पर किसी भी पिंड का भार 0 होगा, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र पर जी जो है, जी वो क्या है? 0 होता है। इस कारण W बराबर mg होता है, तो इस कारण उसका हमारा जो वेट है वो 0 हो जाता है केंद्र पर। नेक्स्ट देख लेते हैं 28। एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकल दूरी 0.5 है, एक अवतल लेंस है जिसकी फोकल दूरी 1 मीटर है। इसको जोड़ा गया तो परिणामी जो लेंस है उसकी पावर पूछी जा रही है। तो देखो पावर का मैं पहले बता दूं दो चीज़। इसका जो फॉर्मूला है वो होता है 1/f। पावर का फॉर्मूला होता है 1/f और इसकी यूनिट होती है डायोप्टर। यूनिट डायोप्टर किसकी होती है? पावर की, किसी भी लेंस की पावर की। तो देखो इसमें हम करेंगे क्या, दो लेंस दे रखे हैं तो दोनों की लेंस की पावर निकाल लेंगे। P1 बराबर 1/f1 इस तरह से, और दूसरा है P2 बराबर 1/f2। ठीक है ना, इस तरह से, और दोनों की पावर निकाल कर हम प्लस कर देंगे तो टोटल पावर आ जाएगी। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो उत्तल लेंस है यानी कि कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल दूरी क्या है? पॉजिटिव लेते हैं। तो मैंने P1 निकाला तो 1/0.5, क्योंकि 0.5 हमें दे रखा था, तो 1/0.5 करूँगा तो ये 2 डायोप्टर आ गई। 1/0.5 करूँगा तो 2 डायोप्टर आ गई है। ठीक है, इसी तरह से मैं क्या है सेकंड पोर्शन निकालूंगा। सेकंड पोर्शन क्या है? P2 का
तो P2 कितना आएगा 1/-1, 1/-1, क्योंकि फोकल दूरी कितनी है 1 है और अवतल लेंस है यानी कि कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस की जो फोकल दूरी है वो हमेशा नेगेटिव ली जाती है, तो इस वजह से ये डिवाइड करके -1 आ गया। और मैंने आपको बताया कि टोटल फॉर्मूला क्या है, P बराबर P1 + P2, तो ये कितना आ जाएगा 2 - 1 यानी कि 1 डायोप्टर, ठीक है ना। तो टोटल पावर कितनी आ गई 1 डायोप्टर आ गई है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, अगर आप एक बार और रिपीट करना चाहें तो एक बार और रिपीट करके देख सकते हैं, आपको डेफिनेटली समझ में ये आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। रुधिर संवहन जो कोशिकाओं से आरंभ होकर कोशिकाओं में ही समाप्त हो जाता है, यानी कि सेल्स के अंदर ही है, वो है लिम्फेटिक सिस्टम, लसीका 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 संवहन। लसीका संवहन ये क्या है होता है, ठीक है। तो ये क्या है लसीका संवहन, लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है ना। लसीका, यहाँ पर इसे क्या कहते हैं लसीका संवहन, लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। लाल रदिराणु में नहीं पाया जाता, लाल रदिराणु में ये लिम्फेटिक सिस्टम नहीं पाया जाता, ठीक है ना। तो रुधिर संवहन क्या है, कोशिका से शुरुआत होकर कोशिका में ही समाप्त हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक भारी जल होता है, समस्थानिक यानी कि समस्थानिक क्या होता है आइसोटोप, समस्थानिक क्या होता है आइसोटोप होता है। तो भारी जल जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड होता है, यानी कि D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O फॉर्मूला होता है भारी जल का, हैवी वाटर का, ठीक है ना। हैवी वाटर क्या है ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहलाता है ये, और ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है। नेक्स्ट है 16 यानी कि 16 का जो डेसिमल नंबर है इसका बाइनरी हमसे पूछा है, 16 का बाइनरी पूछा है। तो बाइनरी निकालने का क्या तरीका होता है, जैसे 16 का पूछा है तो 16 को आप 2 से डिवाइड करते चले जाएं, तो 2 से डिवाइड करूंगा 8 बार, रिमाइंडर 0 है ना, रिमाइंडर साथ में लिखते जाओ। 2 से करूंगा रिमाइंडर 4 0, 2 से करूंगा 2 बार कट गया रिमाइंडर 0, और 2 से कट गया ये यहाँ पर 1 बार बचा है, ठीक है, और यहाँ पर रिमाइंडर 0। तो आप इस तरह से लिखना चालू कर दो, नीचे से 1 और पीछे 4 0, इस तरह से नीचे से ऊपर तक लिखते हैं, ठीक है। मैं आपको दोबारा बता दूँ, 2 से करेंगे 16 को, रिमाइंडर 0 आएगा, 8 बार कटा, फिर 2 से काटूंगा रिमाइंडर 0 आएगा, 4 बार कटा, फिर 2 से रिमाइंडर काटूंगा 0 आएगा, 2 बार कटा, और 2 से फिर 2 को काटूंगा तो 1 बार कटेगा और रिमाइंडर 0 आएगा। तो लास्ट में 1 बचा है और ऊपर सारे 0 हैं, तो नीचे से शुरुआत करूंगा तो 1 और 4 0, तो क्या आ जाएगा 10,000, यानी कि 16 का बाइनरी क्या है नंबर क्या हो गया 16 का 10,000, ठीक है ना। आगे देखते हैं। एक उत्तक यानी कि टिश्यू जिसकी जीवित कोशिकाएं सक्रिय बढ़ने वाले अंगों के यांत्रिक उत्तकों को बनाते हैं और जिसकी कोशिका भित्तियों में कोनों पर सेलुलोस और लिग्न रहित स्थूलन होता है, उसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं स्थूल कोण उत्तक, यानी कि कॉलेनकाइमा टिश्यू, कॉलेनकाइमा टिश्यू, ठीक है। यह उत्तक जीवित कोशिकाओं यानी जो लिविंग सेल्स हैं उसमें क्या है सक्रिय बढ़ने वाले अंगों के यांत्रिक उत्तकों को बनाते हैं, जो बॉडी के पार्ट्स हैं जो रेगुलरली ग्रो करते जा रहे हैं, ठीक है ना, उसके पार्ट को ये बनाता है ये वाले टिश्यू। तो कॉलेनकाइमा टिश्यू, स्थूल कोण टिश्यू, ठीक है। आगे देखते हैं। नारियल के रेशे किस भाग से मिलते हैं, तो नारियल का जो बाह्य फला भित्ति है यानी कि सबसे जो बाहर वाला जो पार्ट है उसमें से रेशे मिलते हैं। तो हम देखते हैं नारियल की जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उससे हमें उसका क्या है फाइबर मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं। RH फैक्टर, RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे, तो लैंड स्टीनर एवं विनर, लैंड स्टीनर एवं विनर क्या हैं RH फैक्टर के खोजकर्ता थे। रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो कार्ल लैंडस्टेनर ने, ठीक है, कार्ल लैंडस्टेनर ने RH फैक्टर की खोज भी की थी, और नॉर्मल जो ब्लड ग्रुप है AB पॉजिटिव ये सब इनकी खोज भी कार्ल लैंडस्टेनर ने की थी। मानव रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो मानव परिसंचरण की यानी कि जो ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके बारे में जो जानकारी सबसे पहले दी थी ये खोज करके वो दी थी विलियम हार्वे ने। मानव रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। नेक्स्ट है मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ पर होता है, तो यकृत में,
और यह गाल ब्लैडर में जाकर इकट्ठा होता है, यानी कि जो बाइल जूस है, बाइल वह लिवर में तो बनता है और गैल ब्लैडर में जाकर स्टोर होता है। ठीक है। मानव शरीर में पित्त रस का पीएच मान कितना होता है? तो जो बाइल है, बाइल जूस, उसका जो पीएच मान है वो होता है 7.7। और मानव जो रक्त है, ब्लड, उसका पीएच मान कितना होता है? 7.4। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना। जो ब्लड है, रक्त है, उसका पीएच मान तो 7.4 होता है, और जो बाइल है, बाइल जूस, पित्तरस, उसका क्या है, जो पीएच मान होता है वो 7.7 होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? पूर्ण पाचक रस अग्नाशय को कहा जाता है। अग्नाशय जो रस है, पैंक्रियाटिक जूस है, पैंक्रियाटिक जूस को पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दी जाती है। ठीक है ना, तो पूर्ण पाचक रस। नेक्स्ट है, मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? तो अग्नाशय पैंक्रियास में एक लैंगरहैंस द्वीप के बीटा सेल से होता है। लैंगरहैंस के बीटा सेल, अल्फा बीटा गामा 3 सेल्स होते हैं, उसमें अगर ऑप्शन अल्फा बीटा गामा करके पूछ ले तो आपको ध्यान होना चाहिए कि बीटा सेल से निकलता है, और किसमें से? अग्नाशय के। ठीक है, आगे देखते हैं। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? डायबिटीज़। ठीक है ना, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ रोग हो जाता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज बेंटिंग और बेस्ट ने की थी। बेंटिंग और चार्ल्स हर्बर्ट बेस्ट ने की थी, और उन्होंने क्या है, एक कुत्ते पर ये प्रयोग किया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाली मांसपेशी को क्या कहते हैं? लिगामेंट। हड्डी को हड्डी से जो मांसपेशी जोड़ रही है उसे लिगामेंट कहते हैं, और हड्डी को मांसपेशी से जो मांसपेशियां जोड़ रही हैं, ठीक है, अगर बोन को बोन से जोड़ रही है और बोन को मसल से जोड़ रही है, इसमें थोड़ा अंतर है। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले को लिगामेंट, और हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने वाले को टेंडन। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं। कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन हार्मोन है, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करता है, और उसको रिलीज कौन करता है? पैराथायरॉयड ग्रंथि। पैराथायरॉयड ग्रंथि, अवटु ग्रंथि कहा जाता है। और ये ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? यह ग्रंथि पाई जाती है गले में। ठीक है ना, थायराइड और पैराथायरॉयड दोनों ग्रंथियाँ गले में पाई जाती हैं। ठीक है, चूहा मारने की दवाई में कौन सा केमिकल प्रयोग होता है? जिंक फॉस्फाइड। जिंक फॉस्फाइड केमिकल प्रयोग होता है चूहा मारने की दवाई में। पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? तो पिच ब्लेंड रेडियम का ओर होता है, और रेडियम की खोज किसने की थी? मैरी क्यूरी ने। मैरी क्यूरी ने पिच ब्लेंड की क्या है, जो ओर है किसका? रेडियम का, रेडियम की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। कोबाल्ट का कौन सा आइसोटोप कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होता है? कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 क्या है? यह कैंसर की ट्रीटमेंट में इसका यूज़ होता है। प्याज और लहसुन में जो स्मेल आती है उसका कारण क्या है? पोटेशियम। पोटेशियम। ठीक है ना, जो प्याज और लहसुन में जो स्मेल आती है उसका कारण है पोटेशियम। और जिसमें जो आँख में आंसू आ जाते हैं प्याज की वजह से, वो उसमें सल्फर होता है, उसके कारण उसमें से हमें आंसू आते हैं। सबसे ज़्यादा तन्य धातु कौन सा है? तन्य धातु यानी कि मैलेबल। तन्य धातु यानी कि कोई भी मेटल से हम पीट पीट के क्या है, इसकी शीट बना सकते हैं, चद्दर बना सकते हैं। ठीक है ना, तो मैलेबल और डक्टाइल ये प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, धातुओं की, जबकि जो नॉन मेटल्स हैं वो नहीं होते ये। तो गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर सबसे ज़्यादा तन्य धातु हैं। ठीक है, नेक्स्ट है। पटाखे जलाने पर लाल रंग किस कारण होता है? जो पटाखे जलाते हैं, ऊपर पटाखे फोड़ते हैं, जो रेड रेड कलर दिखता है, रेड कलर तो क्या है? स्ट्रोंटियम की वजह से दिखता है। और ग्रीन कलर, 51 क्वेश्चन में ग्रीन कलर के बारे में पूछ रहा है, तो ग्रीन कलर जलता है तो दिखता है बेरियम की वजह से। जो पटाखे में बेरियम मिलाया जाता है उसकी वजह से जब पटाखा फटेगा तो ग्रीन कलर दिखता है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो ये थे क्वेश्चन, 50 क्वेश्चंस के आसपास ये क्वेश्चन थे जो बेस्ट क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चंस करके क्या है, मैं एक एक वीडियो में कवर कर रहा हूँ। अगर आपने बाकी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और PDF डाउनलोड करके भी आप रिविजन कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।